कल ज्योमेट्री का पहला पार्ट कंप्लीट कराया गया था, जिसमें आप लोग को शायद उस समय लाइव क्लासेस नहीं हो पाई थी और आपको लेक्चर बाद में रिकॉर्डिंग के रूप में भेजा गया था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो टॉपिक आपको अच्छा समझ में आ गया है कि उसमें किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों ने देखा है उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर है सबको? वीडियो रुक रहा है। कल का टॉपिक क्लियर है आपको? कल जो है पढ़ाया गया था, जो अगर मान लीजिए इन केस कोई तरह की असुविधा होती है, कोई नेटवर्क की इशू आती है, तो आपको टॉपिक जो है फिर से हम, अगर मान लीजिए आज के भी नेटवर्क में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो टॉपिक आपको फिर से भेजा जाएगा। चलिए ठीक है, सब लोग ठीक हूँ मैं, सबका एक बार फिर से स्वागत है। सब लोग अगर लाइव क्लास चली तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे आपके साथ। आज ज्योमेट्री का दूसरा सेशन है हमारा। ज्योमेट्री में हम देखिए कुछ चीज़ें हम आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आपने कल पढ़ा था, सबसे ज़्यादा जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपको जो है बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में और कोण के बारे में डिस्कस करना है। तो अब अगर इन्हीं तीनों चीज़ों के आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तीनों चीज़ों की बात करते हैं, तो उसी के बाद का जो पोर्शन रहेगा, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि किस प्रकार से बिंदु को हम रेखा में कन्वर्ट कर पाते हैं जब हम लोग दो पॉइंट्स को मिलाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर अगर उन रेखा को दूसरी रेखा के साथ मिलाते हैं तो जो है क्या कहते हैं, कोण बनता है। कोणों के प्रकार हमने डिस्कस किए, कितने प्रकार के टोटल कोण हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि रेखाओं के बारे में, जब रेखा के बारे में मैंने एक बात करी कि दो रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो उसको हम किस तरह से जो है उनके बीच कोण का कैसा कलेक्शन, कैसा हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे बताई गई थी, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो में समस्या आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसी कोई समस्या है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपके पास ये वीडियो थोड़ी देर के बाद रिकॉर्डिंग के तौर पे पहुंच जाएगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, अब जब रेखाओं को, हम दो रेखाओं को मिलाते हैं तो हमको पता है क्या बनता है, कोण बनता है। और उसी तरह से अगर मेरे पास दो से ज़्यादा रेखाएं हों तो हमारे पास जो नया फिगर बन के आता है वो फिगर आपका त्रिभुज कहलाता है। तो आज का पूरा जो टॉपिक रहेगा वो त्रिभुज और सर्कल। त्रिभुज पे पहले तो देखते हैं कि हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स पे बेस पढ़ने जा रहे हैं, मतलब त्रिभुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं ज्योमेट्री के जिसमें फिगर पढ़ना होता है। उन फिगर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है त्रिभुज की और सर्कल की, वृत्त की। आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड रहते हैं, इन्हीं से इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, त्रिभुज को अच्छे समझना पड़ेगा और आपको जो है सर्कल को भी बहुत अच्छी तरह से सीखना होगा। चलिए देखिए, त्रिभुज के बारे में समझते हैं हम लोग। त्रिभुज होता क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिएगा, ट्रायंगल हम दो जगह पढ़ाएंगे, एक तो इसको पढ़ा रहे ज्योमेट्री के बिहाफ पे, दूसरा हम पढ़ाएंगे तब जब हम मेंसुरेशन आपको पढ़ाएंगे, क्षेत्रमिति पढ़ाएंगे, तो भी हम आपको ट्रायंगल नए सिरे से पढ़ाएंगे। वहाँ ट्रायंगल का अप्रोच दूसरा होता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, परिमाप निकालना होता है। यहाँ पे मुझे उसके कोणों और भुजाओं के भी संबंध एस्टेब्लिश करना होता है। तो इस प्रकार से उन दोनों ट्रायंगल्स को पढ़ने का जो अप्रोच रहता है पूरी तरह से डिफरेंट रहता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के बारे में। चलिए समझिएगा त्रिभुज क्या होता है। तो मैं बता दूं कि तीन भुजाओं से घिरी किसी भी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं हम कहते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ए त्रिभुज। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक फिगर इस तरह से प्लॉट किया, ये आपका क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा, ABC। अब इसमें होता क्या है, इसमें त्रिभुज के तीन महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ट्रायंगल के सबसे तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका बिंदु, वर्टेक्स जिसको कहते हैं, त्रिभुज की भुजा बिंदु कहते हैं इसको। दूसरा पार्ट आपके पास साइड्स होता है, साइड्स मतलब भुजाएं होती हैं। और तीसरा पार्ट्स आपका एंगल्स होता है। इन तीन चीज़ों से मिलकर के आपका त्रिभुज बनता है, त्रिभुज की संरचना होती है। लेकिन इसको भी पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझना होता है कि त्रिभुज एक बंद आकृति होती है और यही एक पहली आकृति होती है जो कि बंद आकृति कहलाती है। इसके पहले अगर हम दो भुजाओं से किसी आकृति की संरचना करते हैं तो एक बंद आकृति मतलब पॉलीगन नहीं कहलाती है। अभी जो पहला फिगर हमारे पास ज्योमेट्री का बन के आता है, जो बंद होता है, क्लोज्ड होता है, उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं।
इस त्रिभुज को बनाने के लिए आपने देखा कि 3 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। पहली चीज तो एक वर्टेक्स, दूसरी बात अगर की जाए तो हम लोग कहते हैं भुजाएं, और तीसरी बात की जाए तो कहते हैं साइड्स, एंगल्स। इन तीनों बिंदुओं ए बी सी को हम वर्टेक्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे वर्टेक्स की बात करो तो आपके पास ए बी और सी वर्टेक्स है, मतलब बिंदु है। पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु ए है, तीसरा बिंदु ए है। इन 3 बिंदुओं को ज्वाइन किया गया 3 रेखाओं के माध्यम से। तो रेखा हमारे पास ए बी बनी, देख लीजिएगा आप सब लोग, बी सी बनी। अब डायरेक्शन की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे समझे जाइएगा। ए बी बनी, बी सी बनी और ए सी बनी। तो इस प्रकार से 3 रेखाएं थी और 3 रेखाओं से हम लोगों ने बिंदुओं को ज्वाइन किया। ये रेखाएं हैं। अब जब रेखाओं को रेखाओं से मिलाया तो कोण बना। ये कोण बना, ये दूसरा कोण बना, ये तीसरा कोण बना। काउंटिंग किधर से भी स्टार्ट की जा सकती है। कोण ए बना, कोण बी बना और कोण सी बना। अब इस कोण ए को हम और अलग तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको मुझे अगर बताना है तो मैं एंगल इसको बी ए सी भी बोल सकता हूँ, एंगल इसको सी ए बी भी बोल सकता हूँ, बी ए सी भी बोल सकते हैं। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि ए हमेशा मिडिल में होना चाहिए। इस प्रकार से जैसे हमने इसको बोला बी ए सी और सी ए बी, उसी प्रकार इस कोण को हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी भी बोल सकते हैं। और एंगल हम इसको ए बी सी भी बोल सकते हैं, और एंगल इसको हम सी बी ए भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार इस कोण की बात किया जाए तो इसको एंगल ए सी बी भी बोल सकते हैं और एंगल बी सी ए भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों में हम, मतलब मेन उद्देश्य होता है जो कोण का जो मेन अप्रोच होता है वो कोण हमारा अमाउंट आपका बीच में रहता है, तो बीच में बना रहता है। तो इस तरह की जो है कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एक मतलब इस तरह के जो हमारे पास इंक्लिनेशंस को हम कोण कहते हैं। इन रेखाओं को हम लोग, रेखाएं आप समझ ही रहे हैं क्या होती हैं, और बिंदु को हम लोग यहाँ पे क्लियर समझ रहे हैं। तो 3 प्रकार से 3 बिंदुएं और उन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं और रेखाओं के बीच बना कोण एक जिस फिगर की संरचना करता उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिभुज के अगले अप्रोच की तरफ। त्रिभुज में सब चीज़ें डिटेल से हमें पढ़नी है, सारी बातों को डिटेल से डिस्कस करना है, इसलिए अच्छे से इसको समझिए। देखिए त्रिभुज के कुछ फैक्ट्स हैं, समझ लीजिए आप सब लोग, कुछ नोट समझिएगा। अगर कोई त्रिभुज बनेगा, मान लीजिए त्रिभुज है हमारे पास, तो इसमें होता क्या है कि 3 कोण बन के आए। एक कोण ए बन के आया, एक कोण बी बन के आया, एक कोण हमारे पास सी बन के आया। हमेशा होता क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। हमेशा ये आपको बराबर दिखेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर एंगल ए को, एंगल बी को, एंगल सी को हम जोड़ देते हैं तो कुल मिला के 180 अंश हमको प्राप्त होता है। दूसरी बात की जाए कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से, एक भुजा को हम बाहर तक बढ़ाएं तो इसको हम कहते हैं बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, या इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण ए बी सी, इसको मैंने बोला डी। होता क्या है कि बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण अपने अपोजिट मतलब विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो मतलब हुआ क्या, देख लीजिए आप लोग, ये जो कोण हमारा बहिष्कोण हुआ, इसको अगर हम लोग यहाँ पे कह दें कि एंगल ए सी डी, ये बराबर हो जाएगा एंगल इसके और इस एंगल के। मतलब अगर देखा जाए तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए। अगर हम नंबर से काउंटिंग कर दें, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, इसको 4 कह दें, तो आप इतना समझ लीजिए कि एंगल 1, ऐसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समझिएगा सब लोग, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा। इसी क्रम में आपने कल एक चीज़ और पढ़ा था कि जो लीनियर पेयर होता है, ये दोनों के कोणों का भी योग 180 अंश होता है। ऐसी स्थिति में एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा।
एंगल 3 + 4 भी आपका 180 अंश के बराबर होगा। हमको क्या बताया गया कि बहिष्कोण अपने आंतरिक अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में जो 1 + 2 अगर जोड़ें तो हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा, मतलब इस बहिष्कोण के बराबर आ जाएगा। ये हमको समझने की बात होती है। तो यहाँ पे इसी तरह से 3 + 4 का मान भी कितना हो जाएगा? 180 अंश के बराबर हो जाएगा। चलिए इसको हमने समझा। अब मुझे जो पढ़ना है त्रिभुज के बारे में मैं उसकी बात कर देता हूँ। इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीखने के बाद मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसकी भी बात करता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले देखिए हम पढ़ाएंगे त्रिभुज की स्थिति, त्रिभुज की स्थिति, बनने की स्थिति, त्रिभुज के बनने की स्थिति जो कि एक तरह से इनइक्वालिटी पे बेस्ड रहेगी, इनइक्वालिटी पे आधारित रहेगी, पहली कंडीशन। दूसरी चीज हम पढ़ाएंगे त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार। तीसरी चीज पढ़ाएंगे सर्वांग समता और समरूपता, सर्वांग समता और समरूपता। तो ये 3 टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं। क्या क्या? त्रिभुजों की स्थिति जो इनइक्वालिटी बेस्ड रहेगी, तीसरी बात टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और तीसरी बात हम जो करने जा रहे हैं वो आपकी कॉन्ग्रुएंसी और एंड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इन 3 चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। त्रिभुजों की स्थिति, चलिए देखिएगा आप सब लोग जो है कि कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ये तीनों की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुजों की स्थिति की बात करते हैं, इनइक्वालिटी आधारित। तो आप देख लीजिए इसमें क्या अप्रोच है, क्या कॉन्सेप्ट है। पहली चीज में मैं आपको बता दूं, एक त्रिभुज का बनना तभी संभव होता है। पहली बात इसमें मैं करने जा रहा हूँ केस 1 या टाइप पॉइंट 1 हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि एक त्रिभुज तभी संभव है जब उसकी किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। मान लीजिए एक त्रिभुज है आपके पास इस तरह का। इसमें मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा। ये त्रिभुज तभी संभव है जब इनकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। जैसे मीन्स AB + BC, मतलब AB + BC ग्रेटर होना चाहिए AC से। इस 2 भुजा का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात मैं बताऊं BC + AC बड़ा किससे होना चाहिए? AB से। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि AC + AB बड़ा होना चाहिए BC से। मतलब किन्हीं भी 2 पेयर को अगर हम उठा लें भुजाओं का, तो दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आप निश्चिंत रहें, वीडियो नहीं चल रहा है तो हम आपको जो है ये क्लासेस आपके रिकॉर्ड के फॉर्म में भेजी जाएंगी। एकदम से आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताएं कि अगर मान लीजिए एक त्रिभुज हमने इस तरह का बनाया है और आपसे पूछा जाए, सपोज करिए कि क्या ये त्रिभुज संभव है। जैसे एक भुजा 1 सेंटीमीटर, दूसरी 2 सेंटीमीटर, तीसरी 3 सेंटीमीटर। मुझसे पूछा जाए क्या ये त्रिभुज संभव है, तो हमने जब चेक किया तो 1 + 2 क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। जो तीसरी भुजा BC से बड़ी नहीं बड़ी है, मतलब इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज आपका संभव ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं जिसकी एक भुजा 1, दूसरी भुजा 2 और तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर हो। यहाँ पे हमेशा स्थिति आपके सामने बननी चाहिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग
तीनों भुजाओं में से किसी भी जोड़े का योग, मतलब किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए एक त्रिभुज हमने लिखा जिसकी भुजा 5, 7 और 8 थी। अब जब मैंने यहाँ पे इस त्रिभुज को सोचा, ऐसे मान लीजिए मैंने प्लान किया कि इसको मैंने कहा चलो 5 है, इसको मैंने कहा 8 है, इसको कहा मैंने 7 है, तो 5 7 क्या होता है 12। मैंने देखा 12 8 से बड़ा था। 8 7 क्या होता है 15। मैंने देखा 15 5 से बड़ा था। ऐसे 8 5 13, 13 7 से बड़ा था। बिल्कुल ये त्रिभुज संभव है। त्रिभुज एक तभी संभव है जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इस क्रम में एक दूसरा पॉइंट भी हमारे सामने बनता है, आपको हम बता दें। दूसरा पॉइंट यहां पे देखिएगा, एक त्रिभुज तभी संभव है जब उसकी किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तीसरी भुजा से छोटा होता है। मतलब दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तभी वो त्रिभुज आपका संभव है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज मैंने इस तरह से बनाया। स्थिति यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए कि AB माइनस BC छोटा होना चाहिए AC से। इसी तरह से अगर मैं बता दूं कि AB माइनस AC आपका छोटा होना चाहिए BC से, उसी क्रम में BC माइनस AC छोटा होना चाहिए AB से। कहने का अर्थ ये हो गया कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा इसको जो हम बता रहे हैं कि अगर हम जैसे अभी यहीं पे लिए हैं, मान लीजिए अगर मैंने कहा आपसे कि एक त्रिभुज लेते जिसकी भुजा 1 2 और 3 है, ये लिया, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है इस त्रिभुज में। जब मैंने 1 से 2 को घटाया तो 1 आया, बिल्कुल 3 से छोटा है। 3 से 2 को घटाया तो 1 आया, या 2 से 3 घटाइए तब भी 1 का डिफरेंस देखा जाता है, तो 1 से छोटा नहीं है, उसके बराबर है। इसलिए ऐसा त्रिभुज संभव ही नहीं जिसकी तीन भुजाएं आपकी 1 2 3 हो। बल्कि अगर मैं 5 7 8 अभी जो मैंने उसमें पीछे वाले में लिया है, उसमें आप नोटिस करिए तो 5 से 7 को डिफरेंस करिए तो आपका 2 आएगा, 2 8 से छोटा है। 8 से 7 का डिफरेंस 1 आएगा, 5 से छोटा है। 8 से 5 का डिफरेंस 3 आएगा, 7 से छोटा है। तो त्रिभुजों के बनने की स्थिति दो ही होती है। क्या होती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। ये त्रिभुजों के बनने की स्थिति होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं जानना बहुत जरूरी होता है। तो त्रिभुजों का जो वर्गीकरण होता है निम्नलिखित दो विधियों से किया जाता है। एक तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। दूसरा कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। एक भुजाओं के आधार पर मतलब बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन साइड्स। दूसरा कोणों के आधार पर मीन्स बेस्ड ऑन एंगल्स। आप इन दोनों आधार पर त्रिभुजों को वर्गीकृत कर सकते हैं, त्रिभुज को डिसाइड कर सकते हैं। आप देख लीजिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने पार्ट्स होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज के कितने पार्ट्स होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 भाग होते हैं, 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। एक होता है स्केलीन ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज। ठीक, इसी क्रम में जब हम कोणों के आधार पर त्रिभुज का बंटवारा करेंगे तो कोणों के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में पुनः बांटा जाता है। इसका प्रकार देख लीजिएगा। इसका पहला प्रकार होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा इसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट को हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। तीसरी बात अगर किया जाए तो ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, इसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, 3 प्रकार के इस भाग में, 3 प्रकार के उस भाग में। तो ऐसे 3 प्रकार के त्रिभुज इधर साइड और उधर साइड है। इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से डिटेल से समझिए। इनका मतलब बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले स्क्रीन ट्रायंगल, मतलब हम कहते हैं इसको विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। असमान मतलब इसमें क्या होता है, देख लेते जाइएगा आप लोग। जैसे अगर कोई ऐसा त्रिभुज बना दिया मैंने, इसके कहते हैं भुजाएं असमान होती हैं। भुजाएं क्या होती हैं? असमान होती है, मतलब कोई भी भुजा समान नहीं होती है। अगर कोई ऐसा त्रिभुज जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 1 से बनेगा नहीं, 3, या हमने कहा 4 है, 7 है और 8 है, ऐसा कोई त्रिभुज बना तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? असमान होती हैं। दूसरी स्थिति देखिएगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हों। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज आपने इस तरह से बनाया जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हों? समान होती हो। ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसमें ए बी बराबर क्या होता है? ए सी होता है। आप लोग एक एक करके समझते जाइएगा। जैसे इसमें हमने बता दिया, अगर ये त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है तो इसमें क्या होगा कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। ना तो ए बी बराबर होगी बी सी के, ना तो बी सी बराबर ए की, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू ए सी। बट यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया कि ए बी बराबर ए सी, मतलब जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती तो वह त्रिभुज आपका क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। और तीसरी बात करिएगा, एक ऐसा त्रिभुज, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान देने की बात होती है, अगर कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो उसके जो समान भुजाएं रहती हैं, उसके जो विपरीत बेस रहता, आधार रहता है, उसके कोण भी यहाँ पे समान होते हैं। मतलब एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। ये चीज ध्यान देने की बात होती है। अगर कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु है तो समद्विबाहु में 2 कोई भी भुजाएं समान होंगी, और उसके जो विपरीत समान भुजाओं के विपरीत आधार पे बना कोण होते हैं, वो दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। एक त्रिभुज होता है जिसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। प्रत्येक भुजाएं मतलब ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर होगा ए सी के, मतलब सभी भुजाएं समान होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात समझने को जो होती है वो ये होती है इसके प्रत्येक कोण भी समान होते हैं, और प्रत्येक कोणों का मान 60 डिग्री के बराबर होता है। सभी कोण 60 अंश के होते हैं। 3 चीज आपने समझा, इसके प्रत्येक भुजाएं असमान होती हैं, कोणों का कोई आर्डर नहीं होता है। आर्डर का मतलब बड़ा छोटा डिसाइड कर सकते हो, मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन ऐसे अभी आर्डर मतलब काउंटिंग में हम नहीं क्लियर कर सकते। हाँ, समद्विबाहु में आपको 2 भुजाएं समान दिखती हैं तो 2 विपरीत कोण मतलब 2 समान भुजाओं के विपरीत आधार पे बने कोण बराबर होते हैं। इक्विलैटरल में सभी भुजाएं समान होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए सी। तो ऐसी स्थिति में सभी प्रत्येक कोण इसके क्या होते हैं? 60 डिग्री के बराबर होते हैं, क्योंकि सभी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। 180 को अगर 3 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो 60 अंश, 60 अंश और 60 अंश बच जाता है। इधर आ जाइए, न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं। इसमें जो भी कोण रहते हैं, कोण सभी लेस देन क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सबके सब 90 डिग्री से छोटे होते हैं। समकोण की बात करिए, मतलब आपको समझ में आया होगा ऐसा कोई त्रिभुज, जैसे आपको समझिए कोई 40 है, कोई 50 है, 40 है, कोई 60 है, 40 60 100 हो गया, फिर अगला 80 हो जाए।
तो ऐसे किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जब 180 अंश के बराबर हो तो त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज के अगर त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज है तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। समकोण त्रिभुज की बात करिए तो इसमें एक कोण आपका 90 अंश होता है। एक कोण आपका 90 अंश अगर किसी भी त्रिभुज में बन के आ रहा है तो ऐसे समय वो त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है किसी त्रिभुज में एक ही कोण हो सकता है जो कि 90 डिग्री बन सकता है, एक से अधिक कोण 90 नहीं बन सकता है, क्योंकि दो कोण अगर मिलके 90 ही हो, 90 180 हो जाएंगे तो तीसरे कोण का मान ही नहीं बनेगा और ऐसी स्थिति में त्रिभुज ही नहीं फॉर्म होगा। जबकि न्यून कोण त्रिभुज में आप सबको पता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है कि तीनों के तीनों आपके कोण क्या हो जाए, न्यून कोण हो जाए, तीनों का योग 180 अंश के बराबर हो जाए। तो ये स्थिति हमारे सामने आ सकती है। अगली बात करते हैं हम लोग। अगला ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इस समय एक कोण हमारा 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, मतलब ऑब्ट्यूस होता है। अगर ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा है जिसमें आपने देखा कि एक कोण मेरा, इसमें एक कोण हमारा क्या होता है, 90 होता है और इसमें एक कोण ग्रेटर देन 90 होता है। याद रखने की बात होती है कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 180 अंश से छोटा और 90 अंश से बड़ा होता है। आपने कल पढ़ा ही था कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है, अधिक कोण होता क्या है, तो अधिक कोण वह कोण होता है जो कि 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है। तो ऐसे किसी त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं जिसमें स्थिति हमारे सामने आती है। यहाँ भी परिस्थिति को समझना जरूरी होता है। क्या समझना जरूरी होता है कि इसमें भी अधिक कोण केवल एक ही कोण ऐसा हो सकता है जो कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा हो सकता है, बाकी सारे के सारे कोण न्यून कोण होते हैं। मतलब इसमें भी ये दोनों कोण न्यून कोण रहेंगे, इसमें भी ये दोनों कोण न्यून कोण रहते हैं। ये हमारे पास टाइप्स हो गया ट्रायंगल का, त्रिभुजों के प्रकार हो गए। इसकी कुछ और स्थितियों की बात करिए। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिएगा, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ और भी इससे महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि एक होता है वर्ड्स आपने सुना होगा मीडियन एंड एक होता है एल्टीट्यूड। हिंदी में इसको कहते हैं माध्यिका और इसको कहते हैं लंब। लंब और माध्यिका क्या होती है किसी त्रिभुज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको समझिए सब लोग कि लंब क्या होता है और माध्यिका क्या होती है। किसी त्रिभुज की पहली स्थिति में माध्यिका के बारे में, मीडियन के बारे में आपको बताऊं, मीन्स इसको कहते हैं मीडियन। किसी त्रिभुज की इसको कहते हैं माध्यिका। किसी त्रिभुज की वह भुजा, किसी त्रिभुज की, चाहे त्रिभुज किस प्रकार का भी हो, चाहे वो एक्यूट हो कि ऑब्ट्यूस हो, मतलब अधिक कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, कोई भी परिस्थिति आपके सामने किसी भी तरह का अगर आपको त्रिभुज दिया गया है, किसी एक भुजा से उसके किसी एक बिंदु से उसके विपरीत भुजा पर डाली गई वह लंबाई जो कि विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, माध्यिका कहलाती है। यहाँ पे AD क्या हो गई, माध्यिका हो गई, मीडियन हो गई, क्योंकि BD बराबर CD हो गया। देखिए दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। इसी तरह से अगर B से मैंने इस पे एक लाइन ड्रा की होती और जाके इसको भी ये दो बराबर भागों में बांट देता, तो इस समय अगर A जाके E पे यहाँ पे मीट कर रहा है तो BE भी क्या हो जाती, मीडियन हो जाती। इसी प्रकार से अगर यहाँ से भी एक लाइन जाती और इसको भी दो बराबर भागों में बांट देती, सपोज करो F में मीट कर रही है तो CF भी क्या हो जाती, माध्यिका हो जाती। माध्यिका वह लाइन होती है जो त्रिभुज के किसी एक बिंदु से विपरीत भुजा पर डाली जाती है। अगर बिंदु से विपरीत भुजा को जाके दो इक्वल पार्ट्स में दो बराबर भागों में विभाजित कर दे तो ऐसी लंबाई को माध्यिका कहते हैं, मीडियन कहते हैं। इतना आपको समझना जरूरी होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि जो माध्यिकाएं होती हैं किसी त्रिभुज में एक से अधिक हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, तीनों की लंबाइयां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन तीन की तीनों माध्यिका कहलाएंगी और वो जाके बेस को दो बराबर भागों में बांट देती है। और सबसे बड़ी चीज जो इनके बीच का जो इंटरसेक्शन होता है, तीनों माध्यिकाएं जहां पे मिलती हैं उसको जी मीन्स हम सेंट्रॉइड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसको केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक।
जहाँ पे तीन की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को मीट करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, उस बिंदु को हम लोग यहाँ पे केंद्रक या तो सेंट्रॉइड इंग्लिश में कहते हैं। वो सेंट्रॉइड वह पार्ट होता है, वह पोजीशन होती है जहाँ पे त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपस में मिलती हैं। दूसरा वर्ड इसको समझिएगा, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हम लोग लंब कहते हैं, हम इसको जो है हाइट कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं। इसका अर्थ समझिए होता क्या है इसमें, कोई भी त्रिभुज है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे त्रिभुज 6 में से 6 जो प्रकार आपको अलग अलग लिखाए गए उनमें से कोई भी प्रकार का त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज के किसी एक बिंदु से अपोजिट भुजा पर, विपरीत भुजा पर एक लाइन ऐसी हो जो ये जरूरी नहीं कि उसको दो बराबर भाग में बांटे, बट जा करके समकोण बना दे। क्या बना दे? समकोण। मतलब ये समकोण बनाने की स्थिति कुछ ऐसे प्रेजेंट की जाती है, इसको कहते हैं एडी परपेंडिकुलर हो जाए बीसी के ऊपर। दिस सिंबल शोज द परपेंडिकुलरिटी कॉन्सेप्ट। एडी परपेंडिकुलर हो जाए बीसी के ऊपर। इसी तरह से अगर यहाँ से एक लाइन जाए और इसके ऊपर भी समकोण बना दे, इसी तरह से हमने कहा बीई परपेंडिकुलर हो जाए सीएफ एसी के ऊपर। सेम मैनर यहाँ से भी एक लाइन आए, यहाँ से भी एक लाइन आए, सी से भी आए और जाके वो भी अपने विपरीत भुजा को दो पेज से आके समकोण बनाए, तो सी एफ परपेंडिकुलर ए बी पे हो जाए। इस समय ए बी, ए डी, बी ई और सी एफ तीन के तीनों आपके क्या हैं? एल्टीट्यूड हैं, मतलब लंब है। एल्टीट्यूड मीन्स लंब है, त्रिभुज के लंब हैं, ये समझना जरूरी है। यहाँ पे भी इन सब का इंटरसेक्शन हो रहा है। इस इंटरसेक्शन को हम लोग आर्थोसेंटर या तो हम लंब केंद्र कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। क्या बात समझ में आई आप लोग को कि माध्यिका और लंब में क्या फर्क होता है? इसमें भी बिंदु से विपरीत भुजा पर एक लंबाई जाकर के डिवाइड करती है भुजा को, बट दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। सभी लंबाइयाँ जो विपरीत अलग अलग बिंदुओं से डाली जाती हैं वो आपकी माध्यिकाएं कहलाती हैं। बट अगर वही लाइंस जाकर के समकोण त्रिभुज बना दें, समकोण बना दें, मतलब लंब जाके 90 डिग्री बना दें, तो हाइट कहलाती है या तो लंब कहलाती है। और ऐसी स्थिति में आपको समझना जरूरी होता है कि जितने भी लंब होते हैं अगर जहाँ भी मीट करते हैं उसको आर्थोसेंटर या लंब केंद्र कहते हैं। उसी तरह से माध्यिकाएं जहाँ पे मिलती हैं उसको मीडियन या तो सेंट्रॉइड कहते हैं। ये दो भाग हमने यहाँ पे सीखा, दो चीज़ सीखा, लेकिन इसको भी दो अलग अलग परिस्थितियों में हमें थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल से समझना होगा। एक नोट समझा दें हम आपको। देखिएगा आप लोग जो है इसी का एक तीसरा भाग की किसी समबाहु त्रिभुज में। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में थोड़ी सी स्थिति क्या हो जाती है। समबाहु त्रिभुज में अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आप देखते जाइएगा। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तीनों भुजाएं समान होती है, मतलब यहाँ पे हमको पता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है। और जैसे ही समबाहु त्रिभुज दिखे तुरंत समझ जाइएगा कि ये कोण तीन के तीनों कोण भी बराबर होते हैं और तीनों कोणों का मान 60-60-60 के बराबर भी होता है। किसी समबाहु त्रिभुज में माध्यिका मतलब मीडियन और एल्टीट्यूड मतलब लंब दोनों समान होते हैं। मतलब जो लंब होता है वही माध्यिका होती है। जो लाइन जाके यहाँ पे समकोण बनाती है वही मीडियन भी होती है, दो बराबर भागों में डिवाइड भी करती है। इसी प्रकार से जो लाइन यहाँ पे जाके समकोण बनाई वो दो बराबर भागों में इसने भी डिवाइड किया। इसी प्रकार से जो लाइन यहाँ से जाकर के दो बराबर भागों में डिवाइड करी वही समकोण भी बनाएगी। तो यहाँ पे जो कहने का सेंस हुआ कि जो हमारे पास मतलब जो AD है वो लंब भी है और माध्यिका भी है, लेकिन ये स्थिति केवल किस में आएगी? ये स्थिति हमारे पास समबाहु त्रिभुज में ही आएगी। ऐसे AD हो गया, ऐसे BE हो गया और ऐसे CF हो गया। ये तीनों लंब और माध्यिका ही हैं। और सबसे बड़ी चीज, जहाँ पे इंटरसेक्शन तीनों का हो रहा है उस इंटरसेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थोसेंटर भी कहेंगे, मतलब हम उसको माध्यिका भी कहेंगे, सॉरी माध्यिका नहीं, उसको हम केंद्रक भी कहेंगे और उसको लंब केंद्र भी कहेंगे।
लंब केंद्र भी कहेंगे, केंद्रक भी कहेंगे और लंब केंद्र भी कहेंगे। ये समझने की बात है। केंद्रक और लंब केंद्र दोनों सेम ही होते हैं, समान ही होते हैं। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे कि वही लंब है, वही लंब केंद्र है, वही सॉरी ऑर्थो सेंटर है, वही आपका जो है मतलब वही लंब केंद्र है, वही हमारा केंद्रक है, वही मीडियन है, वही आपकी जो है एल्टीट्यूड मतलब लंब है। तो समबाहु त्रिभुज में स्थिति आ जाती है, आप इसको समझ लीजिएगा। इसी तरह से एक स्थिति और मैं आपको अवगत करा दूं। किसी अगर समबाहु त्रिभुज की बात छोड़ के किसी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आए, समद्विबाहु त्रिभुज में आए, त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज हम सब जानते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है। मान लीजिए इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं समान है, ए बी बराबर ए सी है। तो जो समान भुजाएं हैं उसके विपरीत बिंदु, समान भुजाएं हैं उसके विपरीत बिंदु, उसके बीच के बिंदु से विपरीत भुजा पर डाली गई लंब की लंबाई, अगर लंब की लंबाई होगी तो दो बराबर भागों में विभाजित भी करेगी। ये याद रखने की बात होती है। अगर ये जाके मीडियन है तो यही इसके एल्टीट्यूड भी है, मतलब एडी केवल जो रहेगा वो आपका मीडियन भी होगा एंड एल्टीट्यूड भी होगा। कहने का मतलब ये आपकी माध्यिका भी होगी और लंब भी होगी। कौन? एडी। तो और साथ साथ BD बराबर क्या हो जाएगा? CD भी हो जाएगा। ये बात समझने को जरूरी है कि किसी समबाहु, बस एक ही भुजा के बारे में हम कह पाएंगे, इधर और इसको हम बराबर नहीं कह सकते हैं, ना तो हम इसके लंबों को ना तो इसके हम लंबों को ना तो इसकी माध्यिकाओं को बराबर कह सकते हैं। केवल यही एक लाइन वही लंब होती है, वही माध्यिका होती है, वही आपका दो बराबर भागों में विभाजित भी करती है और साथ साथ समकोण भी बनाती है। तो ये हमें जानना जरूरी था, तो मैंने आपको इसको बताया। इसके बाद देख लीजिएगा आप लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता का अर्थ जो होता है, सर्वांग समता को कहते हैं वह फिगर जिसके सभी, कहने का मतलब सर्वांग सम वही है जिसके सभी अंग समान हो, सभी अंग क्या हो? समान हो, तो सर्वांग सम है। अब अंग क्या है? त्रिभुज में जो पार्ट्स है, त्रिभुज के दो ही चीज तो पार्ट्स होते हैं, एक तो उसकी भुजाएं होती हैं और उसके कोण होते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। अगर ऐसा है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब AB बराबर PQ होगा, BC बराबर QR होगा और AC बराबर PR होगा। उसी तरह से सभी कोण समान होंगे। कोण A बराबर कोण B होगा, कोण B बराबर कोण Q होगा, कोण C बराबर कोण R होगा। सभी कोण बराबर होंगे, सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो ऐसे किसी त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। अगर आपको इसकी पहचान करनी है कि कैसे हम पहचान कर पाए, मान लीजिए आपको सभी कोण और सभी भुजाएं दी गई हैं, तब तो पहचान करना बहुत आसान है। अगर सब बराबर रहेंगी तो आप कह देंगे कि हाँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। लेकिन अगर नहीं दी गई हैं तो कैसे पहचान कर पाएंगे? इसके लिए कुछ अलग अलग कंडीशंस होती है, उनको अप्लाई करके भी हम लोग पहचान कर सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं है। तो इसको भी समझना आपके लिए जरूरी होता है कि कैसे पहचान कर पाए। तो सर्वांगसमता की पहचान करना सबसे जरूरी होता है, जिसको कहते हैं क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी, मतलब सर्वांगसमता को पहचान करने के नियम। सर्वांगसमता को, किसी त्रिभुज की सर्वांगसमता को पहचान करने का नियम। समता को पहचान करने का नियम क्या होता है समझिएगा सब लोग। जैसे पहला कंडीशन होता है, भाई इतना दिमाग में रख लीजिएगा, सर्वांगसम तभी है जब उसके सभी अंग समान हो।
उसकी सभी भुजाएं समान हो, उसके सभी कोण समान हो, तभी वो त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांग सम है। मान लीजिए दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं। सबसे पहली कंडीशन को हम कहते हैं एस एस सी एस कंडीशन, जिसको कहते हैं भुजा भुजा भुजा। हम भुजा भुजा और भुजा के बिहाफ पे भी कह सकते हैं दो त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। जैसे दो त्रिभुज आपको दिए जाएं ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज दिया जाए पी क्यू आर, तो अगर ए बी बराबर हो जाए पी क्यू के, बी सी बराबर हो जाए क्यू आर के और ए सी बराबर हो जाए पी आर के, मतलब ए साइड इस साइड के बराबर, ए साइड इस साइड के बराबर, ए साइड इस साइड के बराबर, अगर ऐसा हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इसको कहते हैं भुजा 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 सर्वांग। पहले कोण के बारे में कुछ नहीं आइडिया था, लेकिन भुजाओं को ही देख करके हमने पहचान कर लिया कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम है। मतलब त्रिभुज के जो कोण होंगे करस्पॉन्डिंगली वो भी समान होंगे। मतलब ए बराबर हो जाएगा पी के, बी बराबर हो जाएगा क्यू के और सी बराबर होगा 100% आर के, क्योंकि यहाँ पे सभी उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, बराबर है। संगत भुजाएं सभी की सभी बराबर है। दूसरी स्थिति हमारे सामने ये भी आ सकती थी, इसको हम कहते हैं एस ए एस। एस ए एस का मतलब हो जाता है भुजा कोण भुजा। यस मीन साइड, एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा। समझिएगा सब लोग। अगर कोई त्रिभुज इस तरह से दिया गया है आपके पास ए बी सी, एक त्रिभुज और मेरे सामने है पी क्यू आर, तो अगर हमने कहा कि एक भुजा इस भुजा मतलब ए बी बराबर है पी क्यू के, एक कोण एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और ए भुजा इस भुजा के मतलब बी सी बराबर है क्यू आर के। क्या क्या स्थिति देखिए सब लोग, समझिएगा कि ए बी बराबर है पी क्यू के, एंगल बी बराबर है क्यू के, एंगल बी सी बराबर है क्यू आर के, तो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब जब इतना तक मुझे चल जाए पता है ना, तो बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली बराबर, मतलब ए सी बराबर बिना देखे आप कह सकते हैं ए सी बराबर होगा पी आर के, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ये कोण बराबर होगा इस कोण के। इतनी दो चीज पहचान करके हम लोग यहाँ पे बता सकते। जैसे एस एस बताया, ऐसे मैं अगली कंडीशन भी आपको बता दूं। अगली थर्ड देखिएगा आप लोग, इसको कहते हैं ए ए एस। हम यहाँ पे बता दें आपको ए ए एस, एंगल साइड मतलब कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा। समझिएगा इसको। अगर दो त्रिभुज है मेरे पास ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक, ए बी सी और पी क्यू आर, हम कहते हैं कि ए कोण अगर इस कोण के बराबर हो जाए, मीन्स कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, मीन्स दोनों कोण दो संगत कोण और साथ साथ एक भुजा करस्पॉन्डिंग, चाहे बी सी बराबर हो जाए क्यू आर के या तो ए सी बराबर हो जाए पी आर के। किसी भी परिस्थिति में त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर की। तो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की तीन स्थिति आपने पढ़ी। एक लास्ट स्थिति हम आपको बता देते हैं, इसको कहते हैं आर एच एस। हिंदी में अगर इसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करें तो कहते हैं राइट हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण होता है, साइड में भुजा होती है। तो समकोण मतलब समकोण और कर्ण भुजा, ये देख लीजिए इसकी स्थिति क्या बनती है हमारे सामने। मैं आपको इसको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है 90 बना है, एक और समकोण त्रिभुज है उसमें भी 90 बना है। अगर एक समकोण मतलब एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया, क्यों बराबर हो गया? क्योंकि दोनों 90 डिग्री थे। अगर इनके कर्ण आपस में बराबर हो जाएं, मतलब AC बराबर PR हो जाए। कर्ण कौन होती है? जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसी को कर्ण कहते हैं। AC बराबर PR और कोई एक भुजा, चाहे ए भुजा इस भुजा के, चाहे ए भुजा इस भुजा के, मतलब BC बराबर QR कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज PQR के। ये हमारी सर्वांग समता की पहचान करने के नियम है। इस तरह से हम त्रिभुजों की सर्वांग समता को पहचान कर पाते हैं कि त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है कि नहीं है।
तो सर्वांग समता के बाद एक नया वर्ड आता है समरूपता, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। तो जिधर से हो जाए तो मैं इस पर प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोग के। देख लीजिएगा समरूपता। अगला है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी को कहते हैं हम लोग समरूपता। सिमिलैरिटी देखिए, दो ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर एक छोटा भी है और एक बड़ा भी है तो भी सिमिलर हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक खिलौना है, ट्रेन का खिलौना है, तो ट्रेन बड़ी होती है, उसी के डायमेंशंस को, भुजाओं को देख करके एक छोटा सा खिलौने का प्रारूप दिया गया है। तो दोनों फिगर आपस में सिमिलर। एक बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मॉडल के फॉर्म में बना दे, छोटा सा बना दे, तो दोनों आपस में सिमिलर। एक बड़ी जहाज है, जहाज को छोटा बना दे तो सिमिलर है। उसी तरह से एक बड़ा त्रिभुज है, त्रिभुजों की भुजाओं को उसी तरह से नोटिस करके एक नया त्रिभुज बना दिया जाए, इसको कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। याद रखने की बात है, सभी सर्वांग सम समरूप होंगे, पर सभी समरूप सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग समता में सभी अंग के समान होना जरूरी था। समरूपता में सभी अंगों का समान होना जरूरी नहीं है, सभी कोणों को समान होना जरूरी है। मतलब वहां पे शेप मतलब जो हमारा नेचर होता है, जो हमारा बिहेवियर, जो मूवमेंट होता है वो, और एंगल, शेप एंड साइज दोनों सेम होना चाहिए था। यहाँ पे केवल शेप का सेम होना जरूरी है। शेप मतलब आप समझ रहे हैं, शेप का सेम होना जरूरी है, साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। इसमें एक ही क्राइटेरिया होती है, त्रिभुज ABC अगर समरूप है, समरूप का सिंबल है त्रिभुज PQR के, तो एक ही स्थिति इसकी दो बन जाएगी कि एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, एंगल C बराबर होगा एंगल R के। और सबसे बड़ी चीज, सभी संगत भुजाएं प्रोपोर्शनल, समानुपाती होती हैं। मतलब AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। जैसे इसकी भुजा अगर 1 सेंटीमीटर, इसकी 2 पॉसिबल नहीं फिलहाल, 1, 3 और अगर मैंने इसको 5 लिया, इसकी भुजा 2, 6 और 10 हो जाए, तो ऐसे दो त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों? देखिए, कोण तो मान लीजिए सबके बराबर है। जैसे ये अगर आपने 40 लिखा तो इसको भी आपने 40 लिखा, इसको आपने 50 लिखा तो इसको भी आपने 50 लिखा, इसको आपने अगर सपोज करिए 50 हो गया, 50, 40, 90 नहीं, आप इसको कर देते हैं 70, इसको कर दीजिए, या आप इसको 70 कर दो, इसको 30 कर दो, इसको भी 70, 30 कर दीजिए, इसको भी आप 70 कर दीजिए, 70, 30, 100, 50, 80, ये 80 कर दो, इसको भी 80। देखिए कोण सारे संगत बराबर है, ठीक है, इतना बराबर है। भुजाओं की बात की जाए तो बताइए 1/2 बराबर 5/10 बराबर 5/10 बराबर 3/6। तो देखिए सब के सब जो रेशियोस हैं वो आपस में बराबर हो गए। 1/2, 3/6 भी 1/2 होता है, 5/10 भी 1/2 होता है। तो सभी भुजाएं समानुपाती हों और सभी संगत कोण समान हो, तो ऐसे किसी दो त्रिभुज को हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से एक टॉपिक आपका यहाँ पे और होता है, इसमें प्रैक्टिस करने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कल मैं नया टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा, इसको आप लोग नोट करिएगा, समझिएगा। अभी आपको क्लास आपको प्रॉपर मिल जाएगी। चलिए आज ना करिए, कल की क्लास में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।